मेरा नाम है रौनक बोस और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टॉप सिविल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली टारगेटेड है जो फ्रेशर्स है जो 2020 में ग्रेजुएट किए हैं एंड आप लोग अभी ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हो। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली जो चीज़ है वो है वेट ऑफ स्टील बार। तो वेट ऑफ स्टील बार क्या रहती है कि सपोज आपके पास 20 मीटर की रॉड है जिसका डायमीटर आपका 10 mm है। तो आपको निकालना पड़ेगा कि इसका वेट कितना है। तो आप कैसे निकालोगे? d²/162.2 ये फार्मूला यूज़ करके। सो d² मतलब आपका 10 mm की रॉड है, सो 10²/162.2 जो आपका आएगा 0.617। सो इसका मतलब 617 ग्राम है आपका वेट फॉर 10 mm रॉड पर मीटर। सो आपका जो 20 मीटर का रॉड है उसका वेट कितना आएगा? सो 20 इंटू आप 0.617 कीजिएगा, सो आपको मिल जाएगा 12.34 kg। ओके, नेक्स्ट चीज़ में हम आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ बैग ऑफ सीमेंट इज़ 0.0347 मीटर क्यूब, 1.226 CFT और 35 लीटर्स। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपके कंक्रीटिंग में आपको निकालना पड़ेगा कि कितनी बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए हो 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीटिंग के लिए, तब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और 35 लीटर्स भी जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप जब वाटर टू सीमेंट रेशियो आप करोगे, सो सपोज़ आपने एक ड्रम में आपने एक बोरा सीमेंट डाला है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी लीटर्स आपको पानी की ज़रूरत है। सो जो वाटर टू सीमेंट रेशियो है वो वैरी करती है बट जनरली 0.5 एक लिया जाता है फॉर गुड कंसिस्टेंसी। सो 0.5 इंटू 35 कीजिएगा। सो जब आप एक बोरा डालोगे तो एक बोरा सीमेंट के लिए जब आप कंक्रीटिंग करोगे उसका, तो उसमें आपको 17 लीटर्स ऑफ वाटर देना पड़ेगा। वेट ऑफ अ सीमेंट बैग इज़ 50 kg। जो सीमेंट बैग आपका आता है जो कंपनी से, उसका जो वेट है वो है 50 kgs। नाउ वेट ऑफ पीसीसी एंड वेट ऑफ आरसीसी। तो पीसीसी क्या रहता है? जब आपने नॉर्मली कोई फॉर्म वर्क किया है एंड उस पर आपने कंक्रीटिंग का काम किया है, कास्ट कर दिया है, इसके अंदर आपने कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं डाला है, सो दैट इज़ कॉल्ड पीसीसी। तो उसका वेट कितना रहेगा? 1 क्यूबिक मीटर में आपका 2300 kg रहेगा। सो आरसीसी क्या चीज़ है? फिर आरसीसी एक है जब आप रीइंफोर्समेंट देते हो सीमेंट कंक्रीट को। सो सपोज़ आपने कंक्रीटिंग किया है, सो कंक्रीट जनरली आपका जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन में आपका कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है। कंप्रेशन मतलब आपका जो प्रेशर है जिसको बंगाली में हम चाप बोलते हैं। ओके, सो ये जब ये प्रेशर आता है ना तो कंक्रीट उसको झेलने में बहुत काबिल है। बट जब खिंचाव आता है यानी कि पुलिंग फोर्सेस या तो टेंसाइल जिसको बोला जाता है, सो टेंसाइल में कंक्रीट बहुत वीक है और क्रम्बल कर जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड आरसीसी। उसका वेट जनरली 1 क्यूबिक मीटर में आपका 2400 kg आता है। रीइंफोर्समेंट फॉर स्लैब एंड बीम शैल नॉट बी लेस देन 80 kg पर क्यूबिक मीटर एंड कॉलम्स इट शुड नॉट बी लेस देन 120 kg पर क्यूबिक मीटर। सो अगर आपको सडनली एक बीम डिज़ाइन करने बताया हो या तो आपको एक कॉलम डिज़ाइन करना है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि जितना पर एम क्यूब ऑफ कंक्रीट में आपको मिनिमम बीम्स के लिए 80 kg और कॉलम्स के लिए 120 kg रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी होती है। सपोज़ आपके पास एक कॉलम है जो है आपका 250/300 और इसका जो हाइट सपोज 3 मीटर पकड़िएगा। सो आपका जो वॉल्यूम है 0.225। सो 0.225 क्यूबिक मीटर इसका कास्टिंग है। सो इसमें आपको 80 kg पर क्यूबिक मीटर में 120 kg पर क्यूबिक मीटर में आपको डालना होता है। तो आपको 27 kg रीइंफोर्समेंट मिनिमम आपको प्रोवाइड करनी रहती है।
नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सर्कुलर कॉलम्स आर मच मोर स्टेबल दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉलम बिकॉज द लोड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 360 कॉर्नर्स। एज यू नो, रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम, हेक्सागोनल, ऑर्थोगोनल, इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स रहता है जहाँ पे आपका प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। टेंडेंसीज रहता है, मतलब एज के साथ साथ ये जो कंक्रीट है ये क्रम्बल हो जाती है बिकॉज स्ट्रेस डज नॉट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द फोर कॉर्नर्स, और कोई एक कॉर्नर में ज़्यादा स्ट्रेस चला जाएगा तो वो टूटने का चांसेस रहता है। बट सर्कुलर कॉलम में ये चीज़ नहीं है बिकॉज सर्कल के पास 360 डिग्रीज है और 360 कॉर्नर्स में इजीली आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो आप साइट इंजीनियर की कोई पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट और डंपी लेवल का लीस्ट काउंट कितना रहता है। अगर आपको थियोडोलाइट मालूम नहीं है तो मैं लिंक्स दे दूंगा जहाँ पे आपको थियोडोलाइट के बारे में अच्छे से मालूम चल जाएगा और डंपी लेवल के बारे में भी। तो उसका जो लीस्ट काउंट रहता है, लीस्ट काउंट यानी कि कोई भी apparatus जो रहता है उसका लास्ट स्मॉलेस्ट डिटेल आप कितना मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप फॉर स्केल, आप स्केल का लीस्ट काउंट जितना रहता है तो आप स्केल में 10 mm की लीस्ट काउंट पकड़ के चलिए, तो आप 10 mm की लीस्ट काउंट आप कर सकते हो। 10 mm बोले, सॉरी, 1 mm की लीस्ट काउंट है एक स्केल में, यानी कि 10 mm में 1 सेंटीमीटर बनता है, ये आप देख सकते हो। वैसे ही लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट है 20 mm और डंपी लेवल का है 5 mm। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर। सो आपका जो अप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर रहता है, टिम्बर मतलब वुड, तो अगर आपका कोई वुडन स्ट्रक्चर है साइट में और आपके पास जो सैंपल आया है, जो मटेरियल्स आया है, तो आप उसका वो ठीक है कि नहीं है ये आप कैसे डिसाइड करोगे। कुछ तो टेस्ट रहते हैं स्ट्रेंथ का या तो स्पॉट टेस्ट रहता है, बट जो मॉइस्चर कंटेंट का टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ गुड टिम्बर इज ऑलवेज 10 to 12%। नेक्स्ट आता है डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि मैक्सिमम लोग डिफ्लेक्शन को डिफॉर्मेशन समझ लेते हैं, जो कि नहीं है। डिफ्लेक्शन ये चीज़ है जब आपके पास एक ओरिजिनल पोजीशन दिया गया है। सो सपोज मैं बताया हूँ मेरा टाई बीम जो है, मेरा टाई बीम 2300 mm पे होने वाला है। अभी आपका जब आप कास्टिंग कर रहे हो या तो शटरिंग कर रहे हो, फॉर्म वर्क कर रहे हो, तब शायद वो 2350 में अगर होगा तो वो 2300 हो जाएगा, या तो 2300 होगा तो 2350 हो जाएगा। ये जो ओरिजिनल पोजीशन से जो थोड़ी सी ऊंची चली गई या तो नीचे चली गई, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन इज द डिग्री मतलब मात्रा टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज शिफ्टेड ड्यू टू लोड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डिफॉर्मेशन उसका टोटली ऑपोजिट है, जब आपका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू लोड्स। क्या टाइप का लोड्स होता है? कंप्रेशन, टेंसाइल, शियर और फ्लेक्चर। कंप्रेशन मतलब आपका प्रेशर जो रहता है, दोनों तरफ से आप चीज़ को प्रेस कर रहे हो तो उसको कंप्रेशन कहा जाता है। टेंसाइल मतलब खिंचाव, शियर मतलब धक्का और फ्लेक्चर मतलब मोड़ना या निचोड़ना, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फाइननेस मॉड्यूलस। सो फाइननेस मॉड्यूलस क्या चीज़ है? ये आपका लैब में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास मैसिव कंक्रीट करने का ऑर्डर आता है आपको, तो आपको सैंड जो है, सैंड सब आपको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो वो सैंड सही है आपके कंक्रीटिंग के लिए कि नहीं, ये डिसाइड करता है उसका फाइननेस मॉड्यूलस। एक फाइन सैंड जो कि प्लास्टर और रिपेयर वर्क्स के लिए यूज़ होता है, उसका फाइननेस मॉड्यूलस जनरली 2.2 से 2.6 में रहता है। जो मीडियम साइज़ रहती है जिसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं, तो ग्रिड जनरली आपका 2.6 से 2.8 तक रहता है। एंड कोर्स सैंड जो है, जो कि एक्चुअल कंक्रीटिंग, मैसिव कंक्रीटिंग या कास्टिंग में यूज़ रहता है, उसका जो फाइननेस मॉड्यूलस रहता है वो 2.9 से 3.2 तक वैरी करता है। नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है क्लियर कवर। सो क्लियर कवर क्या चीज़ रहती है? सो सपोज आपने एक फॉर्म वर्क पकड़ा हो, फॉर्म वर्क और आपका जो रीइंफोर्समेंट है, उसके बीच में आपको गैप रखने की ज़रूरत पड़ता है। सो
गैप आप किस लिए प्रोवाइड करते हो? गैप आप इसलिए प्रोवाइड करते हो ताकि जब आप शटरिंग को खोल रहे हो तब टेंडेंसी रहता है कि वो कंक्रीट को भी खींच के बाहर निकालना है। जब ये होता है, एक्सक्यूज मी, तो जब ये होता है तब होता क्या है कि आपका जो मेंबर है उसका जो रीइंफोर्समेंट है वो एक्सपोज हो जाता है, तो वेरियस वेदर कंडीशंस, केमिकल अटैक्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये ना हो इसके लिए आप क्लियर कवर प्रोवाइड करते हो। सो फुटिंग के लिए आपका 50 mm, कॉलम के लिए 40, बीम के लिए 25 to 30 और स्लैब के लिए 20 mm, ये आपका नॉमिनल क्लियर कवर है जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो मोर द रेट ऑफ एक्सपोजर ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस ग्रेटर इज द क्लियर कवर ऑफ कॉन्क्रीट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जितना आपका कॉन्क्रीट एक्सपोजर में रहेगा, अगर आपका कॉन्क्रीट का एक्सपोजर कंडीशंस वेरी सीवियर है, डेजर्ट वेजर्ट में बना रहे हैं या तो बहुत ही सॉल्टी, मतलब जहाँ पे सीज है, बीच, उधर पे आप बना रहे हो तो उधर पे भी आपको कवर थोड़ी सी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो कोरोजन एक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज। नेक्स्ट है क्यूरिंग बाय पॉन्डिंग। सो ये क्यूरिंग हम आपको बाद में समझाएंगे, बट आप जान लीजिए कि पॉन्डिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बिकॉज इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। बट जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूरोप, यूएस, कनाडा, इधर पे पॉन्डिंग नहीं यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहती है। एंड अगर आप पॉन्डिंग किए हो तो वाटर फ्रीज होने का चांसेस है, जो कंक्रीट को अफेक्ट करती है और कंक्रीट ब्रिटल होके टूट जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक थंब रूल है। ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड फ्लोर टू फ्लोर हाइट, मतलब आप जहाँ पे खड़े हो, सपोज आप अपने घर के फर्श पे खड़े हो तो वहाँ से आपका जो सीलिंग तक का हाइट रहेगा वो आपको मिनिमम 10 फीट या 3 मीटर रहने का ज़रूरत है। नेक्स्ट, जो आपका रीइंफोर्समेंट बार आता है, जब आप ऑर्डर देते हो स्टील का, तो स्टील जनरली बंडल में आता है, तब स्टील का जो लेंथ रहता है स्टैंडर्ड लेंथ, तो स्टैंडर्ड लेंथ कितनी की रहती है? स्टैंडर्ड लेंथ रहती है 12 मीटर्स। स्टैंडर्ड लेंथ रहती है 12 मीटर्स की। नेक्स्ट चीज़ है बाइंडिंग वायर। सो बाइंडिंग वायर क्या चीज़ है? बाइंडिंग वायर जनरली जब आप सरिया या क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं आपको चूड़ी, और स्टिरप्स, जब स्टिरप्स को कॉलम के मेन रीइंफोर्समेंट बार से आप टाई अप करते हो तो वो जो टाई है वो टाई को हम बाइंडिंग वायर से करते हैं। बाइंडिंग वायर जनरली आपके मार्केट में अवेलेबल है आपका 16, 18 एंड 20 mm गॉज, 20 गॉज। और जो एक बाइंडिंग वायर आपका 25 kg का आता है। और जो कितनी बाइंडिंग वायर आपको कैलकुलेट कर सकते हो ये जान के कि आपका जितना रीइंफोर्समेंट लगेगा पर 1000 kg में आपको मिनिमम 10 kg ऑफ रीइंफोर्समेंट, 10 kg ऑफ बाइंडिंग वायर आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टेप्स फॉर कॉन्क्रीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड कंपैक्टिंग, ये आपको हर जगह में पूछी जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सो बैचिंग क्या चीज़ है? जब आप कंक्रीट, सपोज आप कंक्रीटिंग का काम है, आप स्टार्ट करने वाले हो, तो आपका बैचिंग प्लांट में क्या रहता है? आपका जो कोर्स एग्रीगेट रहता है, जो फाइन एग्रीगेट्स रहता है, ये सब आपका मिक्सिंग स्टेज के लिए रेडी होता है। सो सपोज आपके पास आपको सिर्फ 20 mm की एग्रीगेट चाहिए, तो वो बैचिंग प्लांट में ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड क्यों हम बैचिंग प्लांट में जनरली प्रेफर करते हैं? क्योंकि जब आप बैचिंग प्लांट में देते हो तो आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो कंसिस्टेंसी एग्रीगेट का रहता है वो मेंटेन हो जाती है और मिक्सिंग स्टेज के लिए रेडी हो जाता है। मिक्सिंग स्टेज में आप क्या करते हो? आप जनरली जो कंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी मतलब आपका कितना कंक्रीट जो मिक्स है आपका कितना ढीला है वो बताती है। मतलब जितना आप मिस्त्री या मेसन काम कर सकता है उसके लिए। अब आपका बहुत स्टिफ हो गया तो काम नहीं कर सकता है, अगर आपका बहुत ढीला हो गया तब भी काम नहीं कर सकते हैं। और डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए आप मिक्सिंग स्टेज में भेजते हो।
उसके बाद जो रहता है वो है ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग जनरली आप पंप मशीन से करते हो, रेडी मिक्स ट्रक से करते हो, आप नॉर्मली जो रहती है, जो ढलाई मशीन रहती है साइट में, आप उससे करते हो। और वो वेरी करती है, ट्रांसपोर्टेशन वेरी करती है आपका, जहाँ पे भी आप कास्टिंग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो इन द फाइनल स्टेज क्या रहता है, पोरिंग और कॉम्पैक्शन। जब आप कंक्रीट को एक्चुअली प्लेस कर रहे हो तब आपको एक मैकेनिकल वाइब्रेटर या इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर से आपको कंटिन्यूअस वाइब्रेशन करना पड़ता है। तो हम वाइब्रेशंस क्यों देते हैं, ताकि जब सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, आप तीनों को मिक्स कर रहे हो तो जनरली वॉइड्स होने का चांसेस बहुत रहता है। ये वॉइड्स ना हनीकॉम्ब क्रिएट करते हैं। हनीकॉम्बिंग मतलब आपका, जब आप फॉर्मवर्क रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे ये हनीकॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी का जो छक्का जो रहता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ, तो वो शेप का कंक्रीट से थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स बैठ जाता है। वो स्पॉट्स एग्रीगेट को एक्सपोज कर देता है। सो वो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है अगर आप ठीक से वाइब्रेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद है आपका, जब आप कंप्लीट हो जाता है तब आपको क्यूरिंग करनी पड़ती है। जो क्यूरिंग की प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कंक्रीटिंग के लिए आपको बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंपैक्टिंग एंड क्यूरिंग, ये आपका 5 स्टेजेस है। नेक्स्ट जो है क्यूरिंग प्रोसेस। तो क्यूरिंग क्या, किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं, क्यूरिंग क्या चीज़ है। हम जानते हैं कि जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट का टेंडेंसी रहता है श्रिंक करने का। कंक्रीट का टेंडेंसी रहता है श्रिंक करने का आफ्टर कास्टिंग। सो क्यूरिंग की प्रोसेस क्या करती है, वो मॉइस्चर और जो टेम्परेचर कंडीशन ऑफ फ्रेशली डेवलप्ड कंक्रीट रहता है उसको मेंटेन करती है। क्यूरिंग जनरली हम वाटर से करते हैं, या तो क्यूरिंग कंपाउंड से करते हैं, या तो स्टीम क्यूरिंग करते हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स है क्यूरिंग करने का। और क्यूरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर कास्टिंग, क्योंकि सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करता है तब भी जब वो हाइड्रेट होता है। तो आप जितना हाइड्रेशन दोगे सीमेंट को कास्टिंग के बाद, हार्डनिंग के बाद, सीमेंट उतना ही पानी एब्जॉर्व करेगी और उतना ही सीमेंट का स्ट्रेंथ गेन होगा। सो जनरली क्यूरिंग पीरियड रहता है आपका 7 से 10 दिन तक। फॉर रूफ आप मिनिमम, आपको 10-15 दिन तक आपको रूफ को तो देना ही पड़ेगा। और वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस से कि स्प्रेइंग ऑफ वाटर, आप पानी से स्प्रे कर सकते हो जो भी मेंबर में आपको क्यूरिंग करना हो। वेट कवरिंग ऑफ सरफेस जो रहती है, गनी बैग्स, हम लोग बंगाली में उसको चॉट बोलते हैं या बोस्ता बोलते हैं, तो बस्ते को हम भिगा के कॉलम या बीम के ऊपर प्लेस कर देते हैं। इससे क्या रहता है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब होता रहता है और हमको बार बार पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पॉन्डिंग क्या रहता है, जब आप जनरली रूफ कास्टिंग के बाद आप क्या करते हो, आप एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हो, उसमें पानी रुक जाता है और आपका जो स्लैब है वो पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है। इसको हम पॉन्डिंग कहलाते हैं। स्टीम क्यूरिंग एक प्री फैब्रिकेटेड जो सब कंक्रीट है उसमें हम लोग स्टीम के यूनिट्स पास करते हैं और जिससे स्ट्रेंथ गेन होती है। स्टीम क्यूरिंग बहुत न्यू है एंड स्टीम क्यूरिंग जनरली आपका फ्लाई ऐश मेंबर्स में भी काम करती है। स्टीम क्यूरिंग का एक बहुत मैसिव एडवांटेज है कि दिस टाइप ऑफ क्यूरिंग इज मच मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल क्यूरिंग प्रोसेसेस। एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड, आप क्यूरिंग कंपाउंड्स भी अप्लाई कर सकते हो जो कि है कैल्शियम क्लोराइड। आप जो कास्टेड सरफेस है उधर आप डाल दो और बहुत देर तक वो वेट रहता है। सो ये है आपका क्यूरिंग एंड क्यूरिंग की प्रोसेसेस। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लाएंगे। प्लीज़ आप अपनी फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल। एंड थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड गुड बाय।